हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 27 मई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको दो क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली में आईडीआरसी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किसने इनॉग्रेट किया? रिसेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं जस्टिस ए के सिकरी। इन्होंने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में आईडीआरसी यानी इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। आईडीआरसी में क्या होगा? यहाँ पे जितने भी लोगों के बीच में डिस्प्यूट होते हैं या कंपनियों के बीच में डिस्प्यूट होते हैं उन सभी की सुनवाई होगी। खास बात क्या है, जो हमारा आईडीआरसी है वो टोटली ई पेपर के फॉर्म में कार्य करेगा, यानी जितनी भी कार्यवाही होंगी आईडीआरसी में वो सारी पेपरलेस फॉर्मेट में होंगी। तो आप याद रखिएगा, जो आईडीआरसी का आर्बिट्रेशन पैनल है जो सुनवाई करेगा उसमें हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस होंगे और कई सारी बॉडीज़ हैं जैसे कैग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन सबसे जो जाने माने स्कॉलर्स हैं वहाँ पे शामिल किए जाएंगे आर्बिट्रेशन सेंटर में। तो आप याद रखिएगा, आईडीआरसी इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर की नई बिल्डिंग नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में बनी है, जिसका इनॉग्रेशन जस्टिस ए के सिकरी के द्वारा किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। जस्टिस ए के सिकरी के विषय में मैं आपको बता दूं, सिंगापुर में इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट है, वहाँ पर जस्टिस ए के सिकरी को जज के तौर पर अपॉइंट किया गया था कुछ समय पहले। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2020 में क्रूड स्टील का प्रोडक्शन कितने परसेंट से ड्रॉप हो गया? क्रूड स्टील मतलब इस्पात। तो इस्पात का प्रोडक्शन लास्ट ईयर अप्रैल से इस ईयर अप्रैल में जो है 13% ड्रॉप हो गया। टोटल क्रूड स्टील यानी इस्पात का प्रोडक्शन कितना रहा? 137.1 मिलियन टन्स। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस कंट्री में हुआ है? तो चीन में हुआ है। फर्स्ट प्लेस पे है 85.0 मिलियन टन्स के प्रोडक्शन के साथ चीन जो है टॉप पे है। वर्ल्ड में जो है यानी ग्लोबली स्टील के प्रोडक्शन में 13% की डिक्रीज़ देखा गया है। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें कि इंडिया में क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में कितनी गिरावट आई है, तो इंडिया में जो है 65.2% की गिरावट आई है क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में यानी इस्पात के प्रोडक्शन में। तो आप याद रखिएगा, लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि इंडिया टोटल स्टील के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आ गया है। किसको पीछे छोड़ के? जापान को पीछे छोड़ के। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा, ये सिर्फ अप्रैल महीने के लिए जारी की गई है, यानी लास्ट ईयर अप्रैल महीने में जितना प्रोडक्शन हुआ था इस बार के अप्रैल महीने में उस बार से 13% कम प्रोडक्शन हुआ है। आप इंडिया के विषय में जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की। 1967 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका ब्रसेल्स, बेल्जियम में। आप याद रखिएगा, इसको वर्ल्ड स्टील के नाम से भी जानते हैं। और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? जनातुल फिरदौस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया ने किस कंट्री में मिलिट्री वॉर गेम स्थापित किया है? रिसेंटली युगांडा में इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर युगांडा की डिफेंस फोर्सेस के लिए मिलिट्री वॉर गेम ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया है। तो मिलिट्री वॉर गेम ट्रेनिंग सेंटर इंडिया की मिलिट्री ने युगांडा में स्थापित किया है। आप देखिएगा, टोटल इसमें 1 बिलियन युगांडन सीलिंग, क्योंकि युगांडा की मुद्रा क्या है? सीलिंग। तो 1 बिलियन युगांडन सीलिंग का खर्चा आया है। अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो $265,000 का खर्चा आया है इस मिलिट्री वॉर गेम ट्रेनिंग सेंटर को बनाने में। बात करते हैं युगांडा की, तो कैपिटल क्या है? कंपाला है यहाँ की कैपिटल। और प्रेसिडेंट कौन है? योवेरी म्यूज़वेन। योवेरी म्यूज़वेन जो है प्रेसिडेंट हैं आपके युगांडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है? रिसेंटली एमपी राज्य सरकार ने एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम यानी सबको रोजगार मिलेगा योजना लॉन्च की है। इसमें जितने भी विलेजेस के लेबर्स हैं उन सभी को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। पर्पस क्या है? देखिए, इंदौर और भोपाल में एमपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है माइग्रेंट वर्कर्स आके काम करते हैं, तो उन माइग्रेंट वर्कर्स को उन्हीं के गाँवों में रोजगार दिया सके, इसके लिए आपकी एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च की है एमपी के सीएम द्वारा। आप इतना याद रखेंगे। कुछ दिन पहले एमपी गवर्नमेंट ने बुखार क्लिनिक भी स्टार्ट किया था इनिशियल लेवल पर कोरोना को ट्रीट करने के लिए। और दीदी व्हीकल स्कीम मैंने आपको बता रखा है, लगातार 3-4 वीडियोस बता रहा हूँ। तो दीदी व्हीकल स्कीम भी प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए एमपी गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है। बात करें अगर एमपी की, तो सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। एमपी की नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो है नामीबिया से 2 चीते लाए जा रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, यहीं पे चीते जो है री इंट्रोडक्शन किया जा रहा है चीतों का। इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क और पन्ना टाइगर रिजर्व एमपी के 2 नेशनल पार्क हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन प्रोसेस फेस करने वाले इजराइल के फर्स्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू इस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, लगातार 5वीं बार। 2 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है उन्होंने। अब उनको जेरूसलम की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन प्रोसेस उन पर ट्रायल चलाया जाएगा। ऐसा करने वाले वो पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इसराइल के। मैं बता दूं आपको, जो आपके बेंजामिन नेतन्याहू हैं
ये राइट विंग की एक पार्टी है, लिकुड पार्टी इजराइल की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये, और बनते ही उन पर करप्शन चार्जेस लग गए थे, इसलिए उन पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलाया जा रहा है जेरूसलम की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। बात करें अगर इसराइल की, तो कुछ दिनों पहले ही इसराइल में जो तेल अवीव यूनिवर्सिटी है उसके जस्ट सामने वाली रोड का नाम बदल के टैगोर स्ट्रीट रख दिया गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे दिल्ली में तीन मूर्ति चौक का नाम बदल के हाइफा चौक रख दिया था, इसलिए वहाँ पे टैगोर स्ट्रीट नाम रख दिया गया है तेल अवीव यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने। इसराइल के प्रेसिडेंट कौन है? तो रिविन रिवलिन इसराइल के प्रेसिडेंट हैं। कैपिटल यरूशलेम है, यहाँ पे रखिएगा। करेंसी है इसराइल की इजरायली शेकेल। इसराइल की पार्लियामेंट का नाम बहुत पूछते हैं, तो नेसेट के से स्टार्ट होती है, नेसेट इसराइल की पार्लियामेंट का नाम है, तो आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली में मेडिकल वर्कर्स को न्यूट्रिशियस फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ताज सत्स ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? जो ये ताज सत्स है, ये मैं बता दूँ आपको, इंडिया की IHCL और सत्स लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है। तो इसने REC के साथ जो है पार्टनरशिप की है, ताकि न्यू दिल्ली में डेली लगभग 300 पैकेट न्यूट्रिशियस फूड के अवेलेबल करवा जा सकें जो मेडिकल वर्कर्स हैं उनके लिए। इनका टारगेट है टोटल 80,000 न्यूट्रिशियस फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करना अपने प्रोग्राम के तहत। तो ताज सत्स ने REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है। बात करते हैं REC। देखिए, REC मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत एक फिनेंशियल कॉरपोरेशन है। बता दूँ 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, आप जानते हैं सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उन दोनों को लागू करने के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है REC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उत्तराखंड में चंबा टनल का इनॉग्रेशन किसने किया है? तो रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने चंबा टनल का इनॉग्रेशन किया है उत्तराखंड में। देखिए, ये 440 मीटर है, एक्चुअली ये 440 मीटर की टनल है। 10 मीटर चौड़ी ये टनल को बनाया किसने है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, आप याद रखिएगा। उत्तराखंड में नेशनल हाईवे नंबर 94 यानी NH 94 पर ऋषिकेश और धरासू को जोड़ने के लिए ये टनल बनाई गई है। घोड़े के नाल के आकार की टनल ही है, 10 मीटर चौड़ी। मैं बता दूं आपको, ये टनल बनाई गई है आपकी चार धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत। चार धाम प्रोजेक्ट क्या था? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन चारों धामों को कनेक्ट करना था, और ये जो कनेक्ट करने वाली रोड है उसको चौड़ा करने का प्रोजेक्ट था। ये टोटल 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। 889 किलोमीटर की नेशनल हाईवे को चौड़ा करना था इसमें। उनमें से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 250 किलोमीटर की सड़क को चौड़ा करेगा। उसी में से आपकी ये ऋषिकेश धरासू मार्ग है जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उसी रोड पे आपका ये चंबा टनल बढ़ रहा है, तो आप इतना याद रखिएगा। बात करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जिसने ये चंबा टनल बनाई है, और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। BRO की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1960 में। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कार्य करता है, आप इतना याद रखिएगा। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बॉर्डर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये भी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। हालांकि आप याद रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है, जबकि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत आता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है गलवान वैली किस स्टेट या UT में स्थित है? तो गलवान वैली हमारी लद्दाख में स्थित है। रिसेंटली चाइना और इंडिया के सोल्जर्स आमने सामने आ गए 1 to 1 में। गलवान जो आपकी घाटी है, चाइना कह रहा है ये टोटली चाइना की है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि चाइना ये क्लेम कर रहा है कि इंडिया के सोल्जर्स हमारे इलाके में घुस आए हैं, वरना हम ही लोग हमेशा बोलते थे कि चाइनीज ट्रूप्स जो है हमारे इलाके में आ गए। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था पेगोंग त्सो लेक जो लद्दाख में है, वहाँ भी इंडिया चाइना के लोगों की भिड़ंत हो गई थी। तो आप ये देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो या फिर सिक्किम हो या फिर उत्तराखंड हो या फिर लद्दाख हो, सारे जो एरियाज़ हैं वो चाइना के साथ डिस्प्यूटेड हो गए हैं इंडिया के। तो आप याद रखिएगा, चाइना हर जगह ये बोल रहा है कि ये सारा एरिया हमारा है। मैं बता दूं आपको, रिसेंटली तीनों सेनाओं के कमांडर्स की बैठक हुई न्यू दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। हर बार जो है वर्ष में 2 बार ये बैठक होती ही है। इस बार इस पे चाइना इशूज़ पे बात हुआ है, आप याद रखिएगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, चाइना जो है नाकुला पास में इंडिया और चीन के सोल्जर्स आमने सामने आ गए। उसके बाद पेगोंग त्सो लेक यहाँ भी आ गए। 2017 में दोकलाम जो सिक्किम में है, वहाँ भी जो है चाइना के सोल्जर्स आमने सामने आ गए। तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा चीन के विषय में एक और न्यूज़ चर्चा में है कि रिसेंटली चीन ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर $179 कर दिया है, जो लास्ट ईयर $177 बिलियन था। तो आप देखिएगा, चाइना ने रिसेंटली अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर $179 बिलियन कर दिया है।
और चाइना के बारे में बात करें तो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट अभी लॉन्च किया है चाइना ने कुछ दिन पहले, और मंगल मिशन का नाम भी अपने इसने क्या रखा है, तियानवेन फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया किस कंट्री में अपना क्रूड ऑयल स्टोर करने की प्लानिंग कर रहा है। तो रिसेंटली पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने घोषणा की है कि इंडिया यूएसए में अपना क्रूड ऑयल स्टोर करना चाहता है, क्योंकि इंडिया की जो क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है वो 39 मिलियन बैरल है। एक बैरल में कितना होता है, 159 लीटर होता है। आप देख सकते हैं चाइना की जो क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है वो लगभग 550 मिलियन बैरल है, तो इंडिया सिर्फ 39 और चाइना 550 मिलियन बैरल। इंडिया की ये जो क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है ये समाप्त हो चुकी है, तो इसलिए अब इंडिया यूएसए में अपना क्रूड ऑयल स्टोर करना चाहता है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनपीएलए के द्वारा 2020 का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है। तो रिसेंटली राजीव जोशी जी को एनपीएलए के द्वारा इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। एनपीएलए क्या है, तो न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन, इन्होंने जो है राजीव जोशी जी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। राजीव जोशी जी जो है आईबीएम थॉमस वॉटसन रिसर्च सेंटर जो न्यूयॉर्क में स्थित है उसमें काम कर रहे हैं, और इनके नाम पर 250 से भी अधिक पेटेंट रजिस्टर्ड हैं। भारतीय मूल के अमेरिकन रिसर्चर्स हैं ये। आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और बाद में वहाँ अमेरिका चले गए हैं। तो रिसेंटली इनको जो है इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से नवाजा गया है अमेरिका में। आप इतना याद रखेंगे। आईबीएम की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आईबीएम थॉमस रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं। तो 1911 में आईबीएम की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और आईबीएम चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इसके सीईओ जो अपॉइंट हुए हैं अरविंद कृष्ण जी, वो इंडियन मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाना किमोरा रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो हाना किमोरा बिलोंग करती हैं हमारी जापान से। ये देखिए ये फेमस रेसलर थी, और साथ ही साथ ये फेमस नेटफ्लिक्स स्टार भी थी। आप इतना याद रखिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, एक और लोगों का निधन हो गया, लेकिन उनकी मैंने करंट अफेयर में कवर नहीं करवाया, आप नोट कर सकते हैं नाम, गिगी सिमोनी। ये देखिए एक फुटबॉल कोच थे, कहाँ के, इटली के, गिगी सिमोनी। कई जगह पे आपको लिगी सिमोनी भी लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोनाउंसिएशन का गिगी सिमोनी ही किया जाता है। ये इटालियन फुटबॉल प्लेयर हैं और कोच भी हैं, इनका भी निधन हो गया है। तो हाना सिमूरा और गिगी सिमोनी दोनों का निधन हो गया। आप याद रखिएगा, जहाँ हाना सिमूरा आपकी जापान से हैं, वहीं गिगी सिमोनी आपके इटली से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने रिसेंटली 25 टन पेस्टिसाइड्स किस कंट्री को डिस्पैच किए हैं। तो लोकस्ट अटैक को कंट्रोल करने के लिए रिसेंटली इंडिया ने 25 टन पेस्टिसाइड, सॉरी दोनों जगह पे आपका इराक टाइप हो गया है, ईरान को डिस्पैच किए हैं। आप याद रखिएगा, ईरान को डिस्पैच किया गया है 25 टन पेस्टिसाइड्स, क्योंकि वहाँ पे लोकस्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए रिसेंटली इंडिया ने 25 टन पेस्टिसाइड डिस्पैच कर दिया है ईरान के लिए। तो आप याद रखिएगा। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत HIL लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। वही जो है 25 टन आपके पेस्टिसाइड डिस्पैच करेगी ईरान के लिए। तो आप इतना याद रखिएगा। बात करते हैं ईरान की, तो आप यहाँ देख लीजिए, कैपिटल है इसकी तेहरान। रिसेंटली ईरान ने जो है अपनी करेंसी चेंज कर दी है। पहले यहाँ की करेंसी थी रियाल, अब कर दिया है तोमान, जिसकी वैल्यू जो है 10,000 रियाल के बराबर है। तो एक तोमान इक्वल टू 10,000 रियाल। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली इसने करेंसी चेंज कर दी है, अब तोमान हो गई है। प्रेसिडेंट कौन है ईरान के, तो प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी जी। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम आप याद रखिएगा, बहुत पूछते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी द्वारा डेवलप की गई ब्रीदेबल PPE किट का नाम क्या है। तो रिसेंटली इंडियन नेवी ने नवरक्षक नाम से ब्रीदेबल PPE किट बनाई है। PPE का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो नवरक्षक नामक ब्रीदेबल PPE किट बनाई गई है आपकी इंडियन नेवी के द्वारा। खास बात इस PPE किट की क्या है, देखिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर भी हो तब भी ये जो है 12 घंटे तक बेहतरीन काम करेगी आपकी PPE किट। आप यहाँ देख सकते हैं, PPE किट सिर्फ मेडिकल फील्ड में नहीं होती। आपने देखा होगा क्रिकेटर्स जो हेलमेट पहनते हैं या फिर पैड लगाते हैं, उन सबको भी PPE किट कहते हैं। प्रोटेक्शन के लिए कोई भी किट यूज़ किया जाए उसको कहते हैं PPE किट। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली नवरक्षक नामक ब्रीदेबल PPE किट बनाई गई है इंडियन नेवी के द्वारा, ताकि जो मेडिकल वर्कर्स हैं कोरोना वायरस पेशेंट को ट्रीट करते समय ये उससे इन्फेक्ट ना हो। बात करते हैं नवरक्षक PPE किट की, तो इसको बनाया किसने है, तो अर्णव घोष जो आपका मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ नवल मेडिसिन है, वहाँ पर लेफ्टिनेंट कमांडर अर्णव घोष ने इस नवरक्षक PPE किट को बनाया है। तो आप ये भी उनका नाम याद रखेंगे। कुछ दिन पहले आपको याद होगा इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया था, जो मालदीव में हमारे लोग फंसे थे उनको वहाँ से लाने के लिए। कोरोना वायरस केसेस बहुत चल रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, इंडिया में एक स्टेट ऐसा भी है, स्टेट या UT ऐसा भी है जहाँ पे एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है। जी हाँ,
लक्षद्वीप में अभी एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है, आप ये याद रखिएगा। कोई भी केस, एक सिंगल केस नहीं आया है लक्षद्वीप से। बाकी हर स्टेट या यूटी से आ चुके हैं केसेस। बात करते हैं इंडियन नेवी ने, क्योंकि इंडियन नेवी ने आपका नौरक्षक बनाया है, तो बात करते हैं इंडियन नेवी की। तो 5 सितंबर 1612 यानी 5 सितंबर 1612 को स्थापना हुई थी। हालांकि नेवी डे आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। मोटो क्या है? सम नो वरुणा है मोटो। और वर्तमान में नेवी चीफ कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह जी, जो 24th नेवी चीफ हैं, याद रखिएगा। 24वें नेवी चीफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है रिसेंटली फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने की घोषणा किस स्टेट ने की है? तो उड़ीसा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने की घोषणा की है, ताकि उनके फार्मर्स की इनकम बढ़ सके। लॉकडाउन के दौरान फार्मर्स के पास पैसा नहीं है कि वो अपने खेतों में खेती कर सकें, तो उड़ीसा सरकार ने रिसेंटली 3 अध्यादेश भी लाए थे कृषि को बढ़ावा देने के लिए। उन्हीं में से एक अध्यादेश ऐसा भी था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए। तो रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने अध्यादेश भी लाया है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं भी घोषित की। यहाँ पे देखिएगा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद रफ़ीक उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, तो आप देखिएगा। बात करते हैं उड़ीसा की, तो सीएम है नवीन पटनायक जी, जिनको पेटा के द्वारा, आपको याद ही होगा, मैंने आपको बताया था, हीरो टू द एथिकल अवार्ड से नवाजा गया था पेटा के द्वारा नवीन पटनायक जी। तो ये सीएम है। वहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी। जो आपका उड़ीसा है वो अपने मंदिर के लिए बहुत फेमस है। लिंगराज मंदिर हुआ, जगन्नाथपुरी मंदिर हुआ, उसका कोणार्क मंदिर हुआ, ये सारे मंदिर बहुत फेमस हैं। और कोणार्क से अगर बात करें तो कुछ दिन पहले ही आपकी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत इस मिनिस्ट्री ने कहा था कि वो कोणार्क मंदिर को सूर्य नगरी के रूप में डेवलप करेगी, जिसमें 25 करोड़ का बजट भी सैंक्शन किया था। मैंने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है वेस्टर्न घाट में रिसेंटली बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कितनी नई प्लांट स्पीसीज़ को खोजा गया है? तो 3 नई प्लांट स्पीसीज़ को खोजा गया है वेस्टर्न घाट में, यानी पश्चिमी घाट में, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आप इतना याद रखेंगे। देखिए, ये रेड कलर के फूल होते हैं इसमें, तो इसको जो है घास का और छोटे पौधों का दर्जा दिया गया है, जो भी ये स्पीसीज़ यहाँ पे पाई गई हैं। मेनली केरल और तमिलनाडु में ये तीनों स्पीसीज़ खोजी गई हैं और वेस्टर्न घाट में है, तो आप इतना याद रखेंगे। बात करते हैं बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये एक सर्वेयर एजेंसी है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोलकाता में, याद रखिएगा आप। और इसने वेस्टर्न घाट में 3 प्लांट की नई स्पीसीज़ खोजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर्वेशन एफर्ट ऑफ प्लांट स्पीसीज रिपोर्ट जारी करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बन गया है? तो रिसेंटली उत्तराखंड ने जो उसकी प्लांट स्पीसीज़ हैं उनको कंजर्व करने के लिए क्या एफर्ट लिए हैं, इस पर एक रिपोर्ट जारी की है, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड इंडिया का पहला स्टेट बन गया है। आप देखिएगा, ये मैप में है उत्तराखंड। देखिए, इन्होंने अपने यहाँ जितनी भी प्लांट स्पीसीज़ हैं उनका संरक्षण करने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए थे, और उसके लिए इन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी। जो प्लांट स्पीसीज़ हैं उसमें मोस्टली जो है आयुर्वेदिक पौधे हैं, जैसे आपका सुगंधा हुआ, गिलोय हुआ, उन सभी के संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार ने कई सारे कदम उठाए थे, उन पर इन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी। टोटल ऐसा कहा जा रहा है कि 1145 प्लांट स्पीसीज़ को संरक्षण किया है उत्तराखंड सरकार ने इस रिपोर्ट के अंतर्गत, ये बताया गया है। तो आप याद रखिएगा, 1145 प्लांट स्पीसीज़ का संरक्षण किया गया है और उस पर इन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है। बात करें उत्तराखंड की, तो सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। आप याद रखिएगा, रिसेंटली उत्तराखंड ने कहा है कि वो देहरादून से ट्रांसफ़र करके अपनी कैपिटल जो है गैरसैंण, अभी समर कैपिटल है, गैरसैंण को परमानेंट कैपिटल का दर्जा देगा उत्तराखंड। आप इतना याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। पहले इसका नेशनल पार्क था हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है एक जैगल, रिसेंटली उसने किसके साथ टाई अप किया है ताकि एसएमई सेक्टर, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर को इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके पेमेंट के लिए। मैं बता दूँ, रिसेंटली जो आपका जैगल है उसने वीज़ा के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर को जो है अपना पेमेंट प्रोवाइड करने के लिए या पेमेंट रिसीव करने के लिए इनोवेटिव सोल्यूशंस प्रोवाइड किया जा सकें। तो आप रखिएगा, इसमें क्या होगा, सिर्फ एसएमई सेक्टर को ही नहीं, जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं एसएमई सेक्टर से रिलेटेड, उनको भी बेहतरीन पेमेंट सोल्यूशन इनिशिएटिव प्रोवाइड करेगा आपका जैगल स्टार्टअप्स। रिसेंटली इसने एक फाउंडर नाम का क्रेडिट कार्ड भी डेवलप किया है वीज़ा के साथ ही टाई अप करके। तो कुछ दिनों में ये फाउंडर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च भी कर देगा। फाउंडर क्रेडिट कार्ड पता है किसके लिए है? फाउंडर क्रेडिट कार्ड जो सीईओज़ होते हैं या स्टार्टअप के फाउंडर होते हैं, मेनली ये क्रेडिट कार्ड उनके लिए है। पर्पज़ क्या है इसका? ये जो फाउंडर क्रेडिट कार्ड है उनको क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध करवाएगा सस्ते लोन दर पे, ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे से डेवलप कर सकें, अपने स्टार्टअप को बेहतरीन तरीके से डेवलप कर सकें। तो आप याद रखिएगा, फिनटेक स्टार्टअप जैगल ने रिसेंटली वीज़ा के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि एसएमई सेक्टर्स को और स्टार्टअप सेक्टर को बेहतरीन से बेहतरीन पेमेंट सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। तो आप याद रखिएगा।
ये है पुरानी वीडियो से क्वेश्चन, सभी ने इसका जवाब दिया ही होगा आई होप। और ये हैं आज की वीडियो से क्वेश्चन, आई होप आप इसका जवाब दे देंगे। उत्तराखंड की प्रपोज्ड कैपिटल और ये बॉटनिकल सर्वे का हेडक्वार्टर। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।